तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, अंडर करंट अफेयर सेक्शन फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई दुनिया के लिए एक नया अर्थशास्त्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द हिंदू का एडिटोरियल है जिसका एनालिसिस आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ से आप ये सीखोगे ही कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतिमान में वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेके भारतीय गवर्नमेंट जो है चिंतित है और उन समस्याओं का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे मैकेनिकल, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट यूज किए गए हैं विभिन्न विद्वानों का, जिसका हम एस्से में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका एंगल ऑफ अप्रोच एस्से के लिए इस टॉपिक का किस तरीके का हो सकता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, थ्रू आउट वीडियो लेक्चर काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाली है, टॉपिक के बारे में आपको जानकारी तो मिलेगी ही। तो माय डियर फ्रेंड, यही हमारा अप्रोच है कि हमारा जो अचीवर बैच है, आप हमसे जुड़ो तो थ्रू आउट प्रिपरेशन हम आपको, आपके दिमाग को इतना जागरूक कर दें कि किसी भी टॉपिक को आप ऑब्जर्व कर सको, मल्टीपल डायमेंशन के अप्रोच के साथ उसको समझ सको और उसका भरपूर उपयोग कर सको आप अपने लिए और एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वहीं रिक्वेस्ट जो सब करते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे का आप काम जानते हैं क्या करना है, बेल का आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। ठीक है, एक नई दुनिया के लिए एक नया अर्थशास्त्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो पॉइंट्स ऑफ क्लिक हैं क्या क्या हैं, दैट मीन्स आपको किन किन टर्म्स पे, किन किन जगहों पे ठहराव की आवश्यकता है और समझना है कि ये किसके बारे में कह रहा है और इसका मल्टीपल यूज क्या हो सकता है। पहला जो पॉइंट ऑफ क्लिक है वह है भारत में वर्तमान आर्थिक प्रतिमान में निहित समस्याएं, जिसके बारे में ये इकोनॉमिकल टॉपिक है। थ्रू आउट वीडियो लेक्चर हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ हमें दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहला जो टर्म है हमारा स्टेटमेंट है कि भारत के नीति निर्माताओं को आर्थिक जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ उसके फलों का भी लाभ लेने का रास्ता ढूंढना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल या यूं कहें कि पॉलिटी से रिलेटेड सब कुछ इसमें इंक्लूड है। बहुत ही समावेशी टॉपिक है। एक तो भारत के नीति निर्माताओं को आर्थिक जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ, दैट मीन्स आर्थिक जड़ें अभी भारत की कमज़ोर हैं, तभी तो मजबूत करने की बात करी जा रही है। करने के साथ साथ उसके फलों का भी लाभ लेने का रास्ता ढूंढना होगा। दैट मीन्स ये नहीं कि हम पहले इसके जड़ों को मजबूत करें और बाद में इसके फल को खाएं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो आबादी है, हम चाइना को अप्रॉक्स सरपास कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन के मुताबिक, और हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है उसको रोजगार देना, उसका भविष्य संवारना हमारा परम लक्ष्य है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। और ये सब कब हम प्राप्त कर सकते हैं, जब यूथ को हम एम्पावर्ड कर सकें, उनके आय को सुरक्षा दे सकें, तभी तो कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आर्थिक जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ फलों का भी लाभ लेने का रास्ता हमारे नीति नियंताओं को ढूंढना होगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, सिस्टम के व्यवहार को रैखिक कारणों और प्रभावों से नहीं समझा या समझाया जा सकता। कारण एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं और प्रभाव भी कभी कभी कारण बन जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल है, फिलोसफिकल है। तो थ्रू आउट वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, रिक्वेस्ट का मैं प्रचार कर रहा हूं कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। हमने अचीवर बैच शुरू किया है फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। काफ़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बेस्ड हमारा टोटल मटेरियल है। यहाँ पे आपको मटेरियल के बारे में जानकारी मिलेगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। इसमें जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर के सारे पार्ट्स इंक्लूड हैं, एस्से राइटिंग भी है, वीकली आंसर राइटिंग है, सब कुछ इंक्लूड है। ओवरऑल इसमें सारा सिलेबस इंक्लूड है। यदि जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हैं। मात्र 2499 रुपये में ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय सरकार, मतलब भारत की सरकार 3 प्रॉब्लम से गुजर रही है, 3 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अब वे प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। पहला है मुद्रास्फीति, ब्याज दर और विनिमय दरों का प्रबंधन। ठीक है, मुद्रास्फीति जो प्रॉब्लम्स में थोड़ा बहुत पढ़ रखे होंगे उनको पता है, इन्फ्लेशन क्या है, ब्याज दर क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है।
ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा जो प्रॉब्लम है भारत को उससे सामना करना पड़ रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है भारत सरकार को, भारत के किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाले द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौता पर बातचीत करना। अब इस पूरे समस्या को डिकोड कर देता हूं। देखिए, जब किसी भी देश से हम ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड वार्तालाप करते हैं ना, तो उसमें जो है व्यापार को संरक्षण देना, जैसे मान लीजिए हम अपने यहाँ के गुड्स को संरक्षण नहीं दे सकते, जहाँ तक मतलब मैक्सिमम ये चर्चा होती है कि फ्री ट्रेड जो है, फ्री ट्रेड पॉलिसी पे या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हम लोग बात करें, ना ही हम इंपोर्ट को बढ़ावा दें एक तरीके से, ना ही एक्सपोर्ट को रोकें। ठीक है, ये इस तरीके की बात हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ अभी बहुत सारे डायनामिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है। और वे प्रॉब्लम्स क्या हैं? हमें किसानों को और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ ये मतलब व्यापार वार्ता है उसको आगे बढ़ाना है। तीसरा, ये भी प्रॉब्लम्स है, मतलब इसमें कंट्राडिक्शन है ना। दूसरा है पर्याप्त आय के साथ सुरक्षित रोजगार सृजन करना। भारतीय सरकार के पास ये तीन मुख्य प्रॉब्लम है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की सरकार इससे गुजर रही है, इसका सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और इन्हीं सारे कारणों की वजह से अभी देश में बहुत सारे सामाजिक तनाव और राजनीतिक संघर्ष जो है आपको उभर के आए हैं, जिसको आए दिन आप देख रहे हो। ठीक है, और हाँ, जो भी हमारे पास इकोनॉमिस्ट है ना, चाहे वो देश लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, ये पॉली क्राइसिस जो है, ये तीनों प्रॉब्लम आप देख रहे हो, इसका कोई समाधान उनके पास अभी फिलहाल नहीं है। तो जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी को तैयार करने में जिन विशेषज्ञों का यूज होता है वही असफल हैं। तो ऑब्वियस चर्चा करना लाजमी है कि अब आगे क्या करना चाहिए ताकि हमारा हित जो है संरक्षित रहे और हम व्यापार में भी आगे बढ़ें और अपने देश को सुपर पावर बनाएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अर्थशास्त्रियों के बीच अन्य सारे मतभेद भी हैं। ये तीनों प्रॉब्लम्स आपने देख लिए। अन्य मतभेद देखिए कि क्या केंद्रीय बैंकर्स को सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, क्या मुद्रास्फीति को रोजगार पर प्राथमिकता देनी चाहिए, श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए उनकी आय संरक्षण को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, आखिर रुपये की गिरावट किसे परेशान करेगी। मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं जो पॉलिसी मेकर्स के सामने, विशेषज्ञों के सामने आए दिन उठ के आ रहे हैं। देखिए, हम अपने आज़ादी के अमृत काल में समाहित हो चुके हैं। अमृत काल को हम प्रफुल्लित होकर जी रहे हैं और इस समय ये जो मल्टीपल क्राइसिस हमें देखने को मिली है 2008 से, जहां पे 2008 में हमने वित्तीय संकट देखा, 2019 में हमने कोविड-19 का असमान मैनेजमेंट देखा, उसका कितना कुप्रभाव देखा। अभी जो है आय की असमानता, आय में बढ़ती हुई असमानता, अमीरी गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई, इसके साथ साथ जो जलवायु संकट है आने वाले समय में और सीवियर होने वाला है। ये मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं ये बता रहे हैं कि वर्तमान में जो वैश्विक वैज्ञानिकों के द्वारा, जो अर्थशास्त्री वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो प्रतिमान खोजे गए हैं, जिनको हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिन ड्रॉबैक्स का सामना पूरे मतलब विश्व की लगभग सरकार जो है कर रही है। इंडिया भी उसमें से एक है। ठीक है, अतः सरकार को आर्थिक परिदृश्य के लिए मतलब आर्थिक प्रतिमान से, जिस आर्थिक स्टैंडर्ड से, पॉलिसी से हमें इतना दिक्कत है तो कुछ नया खोजना पड़ेगा ना। तो यही कह रहा है कि सरकार को आर्थिक परिदृश्य के नए प्रतिमान की आवश्यकता है ताकि ऐसे मुद्दों का सबसे कुशल तरीकों से हल किया जा सके। ठीक है, ये पूरा हमने प्रॉब्लम पढ़ा और इसके लिए नए प्रतिमान की बात करी जा रही है। लेकिन चाइना में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। चाइना से क्या लेसन सीख सकते हैं? देखिए, जब इंडिया और चाइना दोनों एक ही समय अपने मतलब अर्थव्यवस्था के दरवाजे को वैश्विक व्यापार के लिए खोला उन्होंने, उनके पास इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी समान थी उस समय, आज से 35 साल पहले, 35 ईयर पहले। और इसके साथ साथ मानव संसाधन का जो स्टैंडर्ड था वो भी समान था, समान लेवल का पर कैपिटा इनकम था। आखिर क्यों ऐसा क्या हुआ कि जो विदेशी निवेशक थे वो चाइना के तरफ ज़्यादा मोहित हो गए, चाइना के तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए, चाइना मैग्नेट की तरह उनको जो है अपने तरफ खींच लिया, और भारतीय नीति नियंता या भारतीय पॉलिसी मेकर या भारतीय अर्थव्यवस्था वैसा इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ नहीं खींच पाई। इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्री इस बात पे तो सहमत हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है विकास को बढ़ावा देगा, लेकिन इसका प्रणालीगत समाधान नहीं है। केवल इन्वेस्टमेंट कर लेने से जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट में पीछे रहे हैं, अभी देख रहे हो ना कि हमारे जो युवा हैं उनके पास रोजगार नहीं है, लोग टिकटॉक बना रहे हैं। अभी देखिएगा बिहार में गन प्रॉब्लम राइज हो रहा है फिर से।
ठीक है। गन प्रॉब्लम राइज होने, गन प्रॉब्लम का क्या मतलब, आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं वो मतलब फिर से उस निराशा की गर्त में गिर रहे हैं जो कभी 90 की दशक में बिहार था, वहाँ पे कट्टा लहरा रहे हैं, आए दिन वो क्रिमिनल एक्टिविटी में मतलब संलग्न रह रहे हैं, दुकान लूट रहे हैं, चैन स्नैचर का काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल छीन रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आप देख रहे होगे किसी के पास इतना पैसा है कि छोटे से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसका कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो, कोई पीड़ा हो जाती है तो अमेरिका चला जाता है, और किसी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि बड़े प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने देश के बड़े हॉस्पिटल में ले जाके अपना इलाज भी करा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारे पिछड़ने के कारण है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि केवल इन्वेस्टमेंट जो है प्रणालीगत समाधान नहीं हो सकता। चीन और जो मैंने बताया वो आगे लिखा हुआ है, चीन और भारत अपना व्यापार मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए एक ही समय में लगभग 30 साल पहले खोला। उस समय दोनों देशों में समान औद्योगिक तकनीक और समान प्रति व्यक्ति आय थी, समान लेवल की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चाइना की तरफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, अट्रैक्शन मतलब चाइना की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टर चले गए और भारत की तरफ कम आए या ना के बराबर है। तो उसके पीछे मूल जो कॉज था, चीन ने भारत की तुलना में कई जाना मतलब विदेशी निवेश आकर्षित किए, और चाइना जो है अभी एक उद्योग और प्रौद्योगिकी महाशक्ति बन गया, जिससे अभी यूएस भी डरा हुआ है। तो अभी ऐसा मतलब उस कॉज को फिर से कारण को मैंने बता दिया, लेकिन इसके पीछे क्या कॉज थे, क्यों ऐसा चाइना जो है अचीवमेंट कर पाया कि अभी इकोनॉमिकल पावर बन चुका है और अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं थ्रेट बन चुका है, अमेरिका डर रहा है इसके लिए। ठीक है, तो चाइना ने अपने यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट करी। ठीक है, चाइना ने अपने यहाँ पहले बेसिक एजुकेशन पे, बेसिक जो है इसके साथ साथ हेल्थ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, और जो अपने यहाँ उनकी जनसंख्या थी उसको इन्होंने स्किल्ड करा। तो इसलिए, और उस समय लेबर मतलब लेबर का जो कॉस्ट था वो भी काफ़ी कम था, इसीलिए मैग्नेट की तरह चाइनीज अर्थव्यवस्था जो है विदेशी इन्वेस्टर को अपने तरफ खींचा। लेकिन हम भारतीय ऐसा नहीं कर पाए। आप पंडित जी के ज़माने में भी देखोगे, ऑब्वियस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहा हूं, उनके ज़माने में भी उन्होंने पहले, हालांकि उस समय के जो काफ़ी ज़्यादा इंडियन विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि पहले ठीक है हमारे खाने की व्यवस्था हो गया, अब हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया। तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस ना करके बाह्य चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। हालांकि ये उनकी भी प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी भी दिक्कत नहीं थी, उनका अपना कोई टेक्निकल फ्लॉज नहीं था। सिचुएशनल बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो आदमी चाह के भी कोई कभी कभी सही डिसीजन नहीं ले पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि हम कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट को पुश करने में पीछे रह गए, तो हमारी तरफ जो इकोनॉमिकल इन्वेस्ट होना चाहिए विदेशी अर्थव्यवस्थाओं से, वो नहीं हो पाया। ठीक है, वर्तमान में देखिए, वर्तमान में चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है। तो चाइना में लेबर का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वहाँ से कंपनियाँ, अब चूंकि कॉस्ट इनपुट जो है ज़्यादा है, तो ऑब्वियस प्रोडक्ट महंगा बिकेगा, और लोग महंगा प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते हैं। मीडियोकर, ऑब्वियस मैक्सिमम जनसंख्या मीडियोकर है पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था की, तो सब लोग महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते हैं। जो क्लासी लोग होते हैं, अपर लेवल के, अपर स्टाटा में अर्थव्यवस्था में बैठे हुए, वहीं लोग महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन बाकी नॉर्मल लोग मतलब मीडियम और कम प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो ऑब्वियस जब लेबर कॉस्ट इतना हाई हो गया है, तो चाइना से कंपनियां निकलने की कोशिश कर रही हैं, चाह रही हैं कि वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करे और फिर वो कम लेबर मतलब कॉस्ट पे अपना प्रोडक्शन करे और फिर से लाभ कमाए, मुनाफा कमाए। तो भारत इसके लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हो सकता है। लेकिन भारत को इस समय बहुत सारे देशों के साथ कंपटीशन करना होगा। उसमें से एक है वियतनाम। वियतनाम क्यों है? वियतनाम भी अपने आप को जैसे डेवलप किया, जैसे जिस प्रकार से जिस रास्ते पे चल के पहले चाइना डेवलप हो चुका था। इन्होंने पहले ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया, स्वास्थ्य पे ज़्यादा फोकस किया, तो ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट हो चुका है। तो जो जापानीज हैं या वेस्टर्न के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका अट्रैक्शन जो है वियतनाम की तरफ ज़्यादा है और भारत की तरफ कम हो रहा है। बात ओवरऑल आपको समझ में आ गई? बोर मत होना, ठीक है? नाच दूं? नाच दिया मैंने, बोर मत होना, ठीक है? आजकल टीचर लोग नाच रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चाइना के सफलता के कारण भी हमने देख लिया कि नौ उदारवादी अर्थशास्त्री जो है चीन के उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि के लिए मुक्त फ्री व्यापार नीतियों को जिम्मेदार माना है इन्होंने।
ठीक है। जो फ्री ट्रेड पॉलिसी रही है चाइना की, फ्री ट्रेड पॉलिसी, मुक्त व्यापार पॉलिसी क्या है? मुक्त व्यापार पॉलिसी जो है लेजिस फेयरे वाला कॉन्सेप्ट पे है, जो फ्रेंच प्रोवर्ब है, लेट टू डू, मतलब जिनको भी जो कुछ भी करना है उनको करने देना है, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। हालांकि पूरे 100% मुक्त व्यापार जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। इसमें यह है कि ना ही हम अपने आने वाले हमारे यहाँ इंपोर्ट पे हम कोई ड्यूटी लगाएंगे और ना ही एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज करेंगे। आपको जैसे व्यापार करना है आप वैसे करो। हालांकि सरकार इसका कुछ संरक्षण तो करती है ताकि उसके अर्थव्यवस्था में बाह्य सामानों का डंपिंग ना हो जाए और उसकी अपनी अर्थव्यवस्था, अपने प्रोडक्ट का कोई मतलब डिमांड ना रह जाए। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है चाइना का एक बहुत ही बड़ा मतलब एक हथियार रहा है, जिस पे चल के चाइना आज आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सशक्त हुआ है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले बताया कि वियतनाम और चाइना दोनों देशों ने विदेशी निवेशकों के लिए खुलने से पहले सार्वभौमिक शिक्षा और अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ मानव विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए जो है वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब इन देशों की तुलना में भारत की बात करें तो भारत के अर्थशास्त्रियों में अभी भी मतभेद है। मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग मतलब 1 से 1.5 दशक पहले जगदीश भगवती और अमर्त्य सेन ये थे, वो प्रमोट करते थे विकास के, मानव विकास सिद्धांत का उनका अप्रोच था। लेकिन जगदीश भगवती जैसे मतलब वो भी बड़े वो हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका अप्रोच ये नहीं था। वो विरोध करते थे कि नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट तब होगा जब हमारे यहाँ वैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो है विकास का एक रास्ता है। यदि आप ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे तो कोई कंपनियां यदि आपके यहाँ आएंगी तो लेबर खोजेंगी, और लेबर किस प्रकार का होगा? लेबर जो है स्किल्ड लेबर चाहिए हमेशा। तो मतलब अनस्किल्ड लेबर की डिमांड तो नहीं रहती है ना, कुशल कारीगरों की डिमांड तो नहीं रहती है, कुशल कारीगरों की डिमांड रहती है। तो जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो कुशल स्किल्ड नहीं है, तो आने वाली कंपनियां कहाँ से लेबर ढूंढ के लाएंगी, ठीक है। फिर उनको विदेशों से लाना पड़ेगा, तो फिर वही बात तो बराबर हो गई, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तो जगदीश भगवती और ऐसे जो अर्थशास्त्री थे, कहीं ना कहीं मानव विकास के प्रतिमान को, कि मानव विकास के थ्रू विकास को प्राप्त किया जा सकता है, इस सिद्धांत को उन्होंने नकार दिया। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि पहले आर्थिक पाई का जो इकोनॉमिकल पाई है, मतलब जो आर्थिक लाभ है, उसका वितरण तभी होगा जब हम खूब ढेर सारा लाभ कमा लें, तब वितरण करो। लेकिन एक बात बताओ, आप लाभ कमाने के चक्कर में अपने परिवार के लोगों को भूखा तो नहीं मार सकते हो ना, अपने परिवार के लोगों को से नाता तो नहीं तोड़ सकते हो ना। मान लीजिए आपको नौकरी पेशा में आप आदमी हो, तो नौकरी में या अपने बिजनेस व्यापार में इतना मशगूल हो कि आप अपने परिवार में किसका मतलब तबीयत खराब है, किसकी मतलब अर्थव्यवस्था कैसी है, किसको कितने पैसे की डिमांड है, कोई भोजन किया कि नहीं किया, ये छोड़ के आप सीधे सीधे नौकरी पेशा में लगे हुए, बस लगे हुए पैसा कमा रहे हो और इकट्ठा कर रहे हो कि हम इकट्ठा कर लेंगे तब सबका डिमांड पूरा करेंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन जो अर्थशास्त्री रहे, पॉलिसी मेकर रहे, उन्होंने ऐसा ही काम किया कि पहले पैसा और लाभ एक्युमुलेट करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक पाई का लाभ जो है सबको बांटेंगे। लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है, जो मूल रूप से गलत थे, क्योंकि विकास के पहले मानव विकास को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह विकास का ही एक साधन है, ठीक है। ये चीज आपने समझ लिया। अब वर्तमान अर्थव्यवस्था के वर्तमान प्रतिमान के साथ क्या क्या समस्याएं हैं जो हमने पहले देखा था, उन समस्याओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान प्रतिमान जो है अर्थव्यवस्था का समाधान प्रदान नहीं कर सकता। यह बहुत ही लीनियर, मैथमेटिकल और मैकेनिकल टाइप का है, जो नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते हैं। अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिस्ट हैं प्रायः टिनबर्गन के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। टिनबर्गर जी कहते हैं कि भैया देखो, जो भी डिपार्टमेंट है ना, उसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ होने चाहिए, और हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोरिलेशन नहीं है इनका, ठीक है। तो मान लीजिए कृषि के लिए अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग विशेषज्ञ कृषि के लिए पॉलिसी बना लेंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए कि किसी भी एक्सपोर्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ के लिए अलग डिपार्टमेंट है, भोजन पानी के लिए अलग डिपार्टमेंट है, सबके लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। डिपार्टमेंट के ही बात कहते हैं। तो ये कहते थे जिसके अनुसार नीति उपकरणों की संख्या, इनके अनुसार, टिनबर्गन के अनुसार, नीति उपकरणों की संख्या नीति लक्ष्यों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसी का मतलब ये हुआ कि अलग अलग विशेषज्ञ डिपार्टमेंट होना चाहिए, अर्थात मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र मौद्रिक संस्थानों की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि मुद्रास्फीति किसी एक कारण से नहीं होती है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं, ठीक है। गरीबी किसी एक कारण से नहीं होती है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं। और गरीबी के कारण जो आप कारण देखते हो और उसके लिए
उसका जो प्रभाव होता है गरीबी का, वो भी एक कारण बन जाता है आगे आने वाले प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एक जैविक क्रियाओं के जैसे जो जैविक हमारे साथ इन्वायरमेंट में, हमारा इन्वायरमेंट में जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग केवल डिपार्टमेंट बना देने से और एक प्रॉब्लम का किसी अन्य प्रॉब्लम के साथ रिलेशन न हो, इसको नेग्लेक्ट कर देने से हम सही तथ्यों तक नहीं पहुंच पाते हैं, सही प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए जो है अभी इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं आगे कहा जा रहा है कि लेकिन जटिल प्रक्रियाओं के मूल कारण कई परिणामों में योगदान करते हैं। कारण एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और प्रभाव भी कारण बन जाता है। अब एक बात बताओ, अगर सीधे सीधे ये स्टेटमेंटवा उठा के पूछ दे आपके बीपीएससी एग्जाम में, आप लिख पाओगे किसके बारे में कह रहा है? लेकिन मैंने आपको कॉज बता दिया ना, आपको इसके पीछे का फिलोसफिकल एंगल बता दिया। अब आप आराम से लिख सकते हो, तमाम घटनाओं के बारे में लिखो। अभी एक पूरा इस पूरे मतलब स्टेटमेंट को वर्तमान अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था के प्रतिमान में जो फ्लॉज हैं, जो समस्याएं हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। यही तो है इससे राइटिंग। समझ रही है ना आप बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे जो है, यदि कोई कहता है कि हमको 10,000 15,000 दे दो और मैं आपको मतलब रेडीमेड पढ़ा दूंगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। हटो रे, ऐसे होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट माय डियर फ्रेंड। ठीक है, जो मेरा प्रयास है, मुझे मतलब अनुभव है, मैं खुद इस टॉपिक को तैयार करने से पहले मैं 3 घंटा 4 घंटा बैठ के इसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, ताकि आपको मतलब सिंपल वे में समझाया जा सके। ठीक है, अतः सिस्टम के व्यवहार को रैखिक कारणों से नहीं समझा जा सकता। किसी भी सिस्टम को केवल एक लीनियर आंख से देखें, एक ही एंगल से देखें, तो ऐसा नहीं हो सकता। मल्टीपल एंगल से देखना जो है जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है ना, उसका कोई एक कारण नहीं हो सकता, कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। वर्तमान प्रतिमान की कई सारी असफलताएं हम देख चुके हैं बीते दशकों में, जैसे 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, कोविड-19 का महामारी का असमान प्रबंधन, मंडराते वैश्विक जलवायु संकट ने वर्तमान प्रतिमान की किस प्रतिमान की बात कर रही है? इकोनॉमिकल प्रतिमान की बात की जा रही है, और पर्याप्तता को उजागर करा है। और इसको लेके आइंस्टाइन साहब ने भी कहा है कि प्रणालीगत समस्याओं को उसी सोच के साथ हल करने के लिए कड़ी मेहनत करना पागलपन है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक प्रॉब्लम मतलब ये बहुत ही सिंपल उदाहरण के साथ समझाऊंगा। अभी बीपीएससी का क्या हुआ? सिलेबस चेंज हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आप अभी देखोगे बीपीएससी के बदलते ट्रेंड के अनुसार एमसीक्यू और एमसीक्यू अप्रोच के साथ अभी भी बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी को मतलब वो कर रहे हैं, उस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि ये जो बदलता सिनारियो है, इसके लिए जो है बीपीएससी जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टैटिक वे में होना चाहिए। तो वहीं तो कह रहे हैं कि प्रणालीगत समस्याओं को उसी सोच के साथ। तो मान लीजिए कि आपके लिए एक प्रणालीगत समस्याएं है कि बीपीएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया है, तो आपको बदलते सिलेबस के अनुसार जो उसका डिमांड है, उसके अनुसार ही तो मेहनत करनी होगी। और उस मेहनत के पीछे कई सारे स्रोत हो सकते हैं, कई सारे स्रोतों को इकट्ठा करके तब आप मेहनत करोगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, उसको उसी सोच के साथ हल करने के लिए कड़ी मेहनत करना आइंस्टाइन साहब के नज़र में एक पागलपन था। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन अप्रोच के साथ चलो, अतः नए प्रतिमानों की आवश्यकता है। तब आगे की राह क्या हो सकती है? जो ये व्यवस्थाएं हैं, आपने देखा होगा भाई कई सारे प्रॉब्लम्स हैं वर्तमान आर्थिक अर्थव्यवस्था में। जैसे बताया कि कोविड-19 आ गया, समान मैनेजमेंट हुआ हर एक देशों का अलग अलग। इसके साथ साथ आपने देखा कि 2008 की समस्याएं थी, आर्थिक समस्या, बहुत सारे लोगों का रोजगार गया, वैश्विक संकट, आय में असमानता, अमीरी गरीबी की खाई, ऊंच नीच का भेदभाव, ऊंच नीच मतलब क्लासी और लोअर स्टाटा वाले लोगों का भेदभाव। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसी खास वर्ग तक ही कंसंट्रेटेड होके हो जा रहा है। तो ये सब क्या है जो वर्तमान आर्थिक मतलब पैनोरमा है, जिसमें हम प्रॉब्लम इसको देख रहे हैं, ये प्रतिमान का जो सिस्टमेटिक जो अभी सिस्टम है अर्थव्यवस्था का, उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स है। तो हमें आगे क्या करना चाहिए? देखिए, अर्थशास्त्री ये सोचते हैं कि केवल कंप्यूटर का डाटा खंगाल लो, कहीं से डाटा उठा लो और उसके आधार पे अपनी पॉलिसी तैयार कर दो और फिलॉसफी तैयार कर दो।
ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक अर्थशास्त्री और हर एक वैज्ञानिक जो पर्यावरण पे शोध करता है वो लंबे समय तक सही नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं। तो समय अनुसार जो चेंज हो रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको नए प्रतिमानों की आवश्यकता होगी। तो ये प्रतिमान आपको क्या क्या हो सकते हैं, किन किन तरीकों से आपको काम करना चाहिए। नीति निर्माताओं को अर्थव्यवस्था की जड़ों को मजबूत करना चाहिए, जो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में पीछे हो गए हैं तो उसको मजबूत करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि हम ऑब्वियस जो देश सक्सेस हो चुके हैं ना उसका फॉलो करते हैं। और ये बात मैं बता दूं, ये आपके अपने प्रिंसिपल पे भी, अपने प्रिपरेशन के भी उस पर मतलब लागू होता है। ठीक है, हर एक लोगों का तरीका अलग होता है, आपका अपना अपने बॉडी का, अपने मस्तिष्क का रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो वैसे ही हर एक देश का, मान लीजिए कि हम केवल यूएसए को फॉलो करें, चाइना को, जापान को फॉलो करें, वियतनाम को फॉलो करें, एक तरीके से मान लीजिए वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करें, तो उनकी रिक्वायरमेंट मतलब दूसरी थी। कोई भी अभी का जो वर्तमान सिचुएशन है उसके पीछे बहुत सारे ऐतिहासिक कारण होते हैं। अभी भारत की अर्थव्यवस्था है, उसके पीछे बहुत सारे ऐतिहासिक डिमांड और कारण रहे हैं। तो हर एक देश का अपना अलग अलग प्रॉब्लम होता है, अलग अलग डिमांड होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, और उसको अपने अलग अलग सिचुएशन के अनुसार पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। तो ऑब्वियस इंडिया उनको फॉलो कर सकता है, लेकिन जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं उनको आगे आके लीड भी करना चाहिए। बदलते ज़माने में आगे आके नई पॉलिसी, नए सिद्धांतों का भी जन्म करना चाहिए, ये बता रहे हैं। क्योंकि वन सॉल्यूशन कैन नॉट फिट ऑल। ठीक है, इसी के आधार पे, इसी के मतलब फिलॉसफी पे जो है हमारा नीति आयोग मतलब बना हुआ है। वन साइज फिट फॉर ऑल वाला सिचुएशन को हटा के जो पहले योजना आयोग के लिए था कि योजना आयोग सेंटर में बैठ के और हर एक राज्यों के लिए एक ही नियम बना रहा है, एक ही तरीके की योजना बना रहा है। तो वो हर एक राज्यों का तो अलग अलग मतलब रिक्वायरमेंट है, अलग अलग डिमांड है। तो यही कह रहा है कि डाइवर्सिटी लानी चाहिए, डिमांड को समझना चाहिए और उस तरीके से पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए। जटिल सामाजिक आर्थिक समस्याओं को बेहतर ढंग से समझकर सरकार और अर्थशास्त्रियों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और सबका साथ सबका विकास करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि आपने सारे वीडियो लेक्चर में जो चीज़ें भी मैंने समझाई आपने समझ लिया। कुछ चीज़ें टेक्निकल नहीं आई समझ हो गए तो डरना मत, सर्च मार लेना नेट पे, आपके पास नेट तो है ना, क्योंकि मैं मतलब एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ा है, मेंस लेवल की ये कंसीडर करके आपको बेसिक चीज़ें आती है। आई होप कि मैंने जो समझाया आपने समझ लिया। और हमारा नंबर है, वही नंबर है 97-170-58-805। इसी नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।